माइक्रो इकोनॉमिक्स में थर्ड यूनिट है। इसमें मार्केट कंडीशंस के बारे में आप टोटल 4 मार्केट के बारे में सीखोगे। एक तुम्हारा जो टॉपिक 1 है ना वो परफेक्ट कंपटीशन है। टॉपिक 2 में मोनोपोली के बारे में। थर्ड थर्ड जो है ना वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लास्ट वाला जो ओलिगोपोली। 4 टॉपिक है, लेकिन इसमें अपने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली आज कंप्लीट करेंगे। डायग्राम से ही एक्सप्लेनेशन होता है इसमें, और थिंक सो के 14 डायग्राम से इस यूनिट में, राइट। टोटल 14 डायग्राम से। तो फर्स्ट देखो, explain the perfect competition and its features. Perfect competition is the market where there are large number of buyers and sellers who are engaged in the purchase and sale of homogeneous commodities. Underline करो homogeneous commodity. Homogeneous मतलब similar या same. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। तीसरा लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब इसी के कारण जो फर्म्स है ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उसको हम क्या मानते हैं? दे आर द प्राइस टेकर्स। यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो प्राइस डिसाइड होती है ना, दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। यानी वो सब फर्म्स को एक्सेप्टेबल है। यानी आप खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यादा बेचना है ना तो आप प्राइस को कम नहीं करोगे। और आप अगर समझो कि प्राइस को अगर अकेले कम करोगे ना तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अकेले प्राइस, और दूसरी बात ये कॉस्ट कंडीशन ऐसी होती है ना इसके अंदर के प्राइस कम करना, इसका मतलब सीधा लॉस में चले जाना। सो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि हम प्राइसेस को कम करें, राइट। तो यहाँ पे फर्म क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट में जैसी डिमांड एंड सप्लाई उसको एक्सेप्ट करने वाली प्राइस टेकर होती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यू कैन सी दैट कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो पहले मैंने बोला वो जो ऊपर था ने, जो एक एक अलग अलग पॉइंट में था, वो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। तो एक अकेला बायर अगर जाएगा, तुम कभी इमेजिन करो ये सिचुएशन कि तुम पेट्रोल पंप पे जाओ और बोलो कि भाई 50 लीटर पुराना है, थोड़ा कम करने, नहीं बोल सकते। दूसरी बात, गोल्ड मार्केट में जाओ और वहां पे ऐसा बोलो कि 5 किलो सोना खरीदना है, तो भी क्या बोलेगा? यही प्राइस। बराबर नहीं, वो प्राइस कम नहीं होगी। हाँ, क्वांटिटी डिस्काउंट आपको कैसे मिलता है? जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, वो प्राइस कम नहीं करेगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन है, पर प्योर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है ये। तो सो इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग हिज ओन डिमांड, एंड सिंगल फर्म, अंडरलाइन करो, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग इट्स ओन आउटपुट। मैं अपना आउटपुट कम करके प्राइस बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल नहीं कराता तो मेरे साथ में मेरी जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली हजारों फर्म्स है, तो कस्टमर कोई रुकेगा नहीं, कस्टमर दूसरी फर्म के पास चला जाएगा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेकंड देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ऑल फर्म्स शुड प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी इक्वल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूस कल्याण एस स्वीट, इट इज इमटेरियल फॉर बायर अबाउट हु हैज प्रोड्यूस्ड इट। कभी ब्रांड देके तुमने अनाज खरीदा है? अनाज ब्रांड देख के नहीं खरीदा जाता। गेहूं खरीदेंगे तो अपने क्वालिटी बोलेंगे कि इसमें मुझे गेहूं चाहिए तो ये चाहिए, बराबर ने। सिहोरी शरबत अपने ऐसा बोलते हैं। तो यानी मतलब उसमें कोई भी ब्रांड का हो ने तो अपने ले लेते हैं। तो अपने ब्रांड से मतलब नहीं है, अपने क्वालिटी से मतलब। वो क्वालिटी सबकी सेम है एक ही प्रोडक्ट में। एज ए रिजल्ट द सेम प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट फॉर द सेम कमोडिटी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका अंडरलाइन करो। AR कर्व, यानी जो डिमांड कर्व है एवरी फर्म का, वो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेंगे। द थर्ड वन इज द फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। किसी भी फर्म को, नई फर्म को अगर मार्केट में एंटर होना है तो इट इज अलाउड
और दूसरी बात, अगर कोई फर्म को लगता है कि फर्म मार्केट छोड़ के चला जाना है तो वो भी जा सकती है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम AR=AC करने की ट्राई करेंगे, मतलब प्राइस को कॉस्ट के साथ में मैच करने की ट्राई करेंगे। अब आप 3 तरह के प्रॉफिट के बारे में यहाँ सीखोगे। पहला प्रॉफिट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब AR=AC, यानी रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो आप प्रॉफिट में हो। जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं ना, उसको ये लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और नो प्रॉफिट नो लॉस को ये लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या याद रखना है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अगर AR=AC, तो हम क्या मानेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर कोई फर्म, इंडस्ट्री के अंदर कुछ फर्म्स अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो बाय द एट्रैक्शन कुछ नई फर्म्स मार्केट में एंटर होगी। जैसे ही नई फर्म मार्केट में एंटर होगी ना, वैसे ही कॉस्ट और रेवेन्यू का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा और वापस रेवेन्यू जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा और AR=AC हो जाएगा। तो अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में फर्म इक्विलिब्रियम में, इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम कब आएगा? इंडस्ट्री में जब AR=AC हो जाए। तब अभी समझो कोई दूसरी सिचुएशन में कि समझो कि फर्म्स लॉस कर रही है, तो कुछ फर्म इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो मार्केट से एग्जिट हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। जैसे ही कुछ फर्म मार्केट से निकल जाए, तो डिमांड और सप्लाई का रूल क्या बोलता है कि डिमांड उतनी की उतनी रही, लेकिन कुछ फर्म निकल गई, इसका मतलब सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम हो गई तो हम फायदा कौन उठाएगा? यहाँ पे प्रोड्यूसर फायदा उठाएगा इस मार्केट सिचुएशन का और प्राइस को थोड़ा बढ़ा देगा। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी तो जो AR पहले कम थी ना एवरेज कॉस्ट से, वो वापस सेटल हो जाएगी और AR=AC। तो यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर हमेशा AR= क्या हो जाता है? AC हो जाता है। तो 3 तरह के प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या आता है? AR=AC, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन। दूसरी बात करो, AR=AC, तो इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे नई फर्म्स एंटर होगी मार्केट में। और तीसरा AR=AC, जिसको अपने सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको अपने लॉस के नाम से जानते हैं। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम पे क्या होगा? कुछ फर्म मार्केट को एग्जिट कर देगी, एग्जिट करेगी तो वापिस AR=AC आ जाएगा ना। परफेक्ट नॉलेज यानी बायर्स एंड सेलर्स दोनों को नॉलेज है। बायर्स को ये पता है कि वेयर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल, बायर को ये पता है कि व्हाट आर द प्राइसेस, और बायर को ये भी पता है कि उसको क्या चाहिए। वो ब्लैंक नहीं है, उसको सारी क्वालिटी क्वांटिटी सबके बारे में पूरा नॉलेज है। लेकिन अगर हम बात करें सेलर्स की, तो सेलर को भी ये पता है कि बायर को क्या चाहिए। सेलर को भी ये पता है कि मेरे साथ में मार्केट में कितने सेलर्स अवेलेबल है और किसी चीज की डिमांड और सप्लाई कितनी है वो सेलर को मालूम है। तो ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट नॉलेज। फिर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। When there is a perfect mobility of factors of production, the firms can adjust their supply according to the demand. अगर डिमांड सप्लाई को एक्सीड करेगी, सप्लाई से बढ़ जाएगी अगर डिमांड, द एडिशनल फैक्टर्स विल मूव इनटू इंडस्ट्री। क्या हुआ देखो, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब समझाता हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में तुम जो चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा दे हो तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में आएंगे। लेकिन अगर समझो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो कम हो गई तो इसका मतलब प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको फायदेमंद नहीं लगेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाकी रखना। तो हम धीमे धीमे उसको रिलीज करेंगे, या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद ही समझ के मार्केट से निकल जाएंगे। तो मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी इंडस्ट्री में या एक इंडस्ट्री में से दूसरी इंडस्ट्री में मूवमेंट करना, किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। नाउ नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जहां प्रोडक्शन होता है ना वहीं पे बिक जाता है, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना नहीं पड़ता। नाउ व्हाई दिस अजम्पशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये क्यों होता है? इसके पीछे का कारण ये है ना कि हमने क्या देखा कि सेम प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब अगर मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डालता हूँ ना, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस अलग अलग हो जाएगी फिर, समझे ना। इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन इज इमेजिनरी सिचुएशन। पूरी दुनिया में कोई जगह पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अवेलेबल है ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई जगह पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल सिचुएशन है, और ये सिचुएशन के अंदर मार्केट को अगर समझा जाए तो बाकी सिचुएशन के अंदर मार्केट को समझा जाना आसान हो जाता है। इसलिए
Now the price determination, all buyers and sellers, they are the price takers. प्राइस डिसाइड कौन करेगा? मार्केट और मार्केट के फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के. नाउ एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन. बराबर है, ये नाम सुना तुमने, देखा. अब एक जो पहला टॉपिक है ना, वो ये लिखा गया है कि कोई भी फॉर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी. चाहे तुम परफेक्ट कंपटीशन ले लो, चाहे तुम मोनोपोली ले लो, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले लो, या ओलिगोपोली ले लो, कोई भी सिचुएशन में कोई भी फॉर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. सबसे पहले MR इज इक्वल टू MC, यानी जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं, वहां पे पहली कंडीशन. एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट कि जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर कट करता है. लिखा है ना, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, और प्राइस कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई. तो भी हम यहाँ पे ऐसा मान के चलेंगे कि द फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम. फॉर्म कब इक्विलिब्रियम में है? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो कट करता है. राइट. अब शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम के लिए तीन अलग अलग सिचुएशन, जिसको मैं बोर्ड पे अभी ड्रॉ करूंगा. ड्रॉइंग के बिना और डायग्राम के समझे बिना कोई भी क्वेश्चन को समझना इम्पॉसिबल है. और डायग्राम ड्रॉ करने की मेथड है, तुम बोलोगे जैसा है यहाँ पे वैसा डायरेक्टली ड्रॉ कर लेंगे तो हो जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. जिस तरह से सिचुएशन तुम्हारे सामने ने, वैसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. नाउ सी हियर, ड्यूरिंग द शॉर्ट रन द साइज ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस. अंडरलाइन करो, प्रॉफिट प्राइस पे डिपेंड करता है. और AR कैसी हो सकती है? प्राइस यानी AR यानी एवरेज रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू या तो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो, तो जिसको अपने क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे. एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाए, जिसको अपने जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट या तो नो प्रॉफिट नो लॉस बोलेंगे. और लेस देन AC, इसका मतलब AR इज लेस देन AC, जिसको अपने सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. इसको क्या बोलेंगे? अपने सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन डायग्राम. अब ये डायग्राम से अपने समझते हैं. देखो, जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें सबसे पहली बात तो अपने y एक्सिस के ऊपर कॉस्ट एंड रेवेन्यू यूज करेंगे. और यहाँ पे होगा आउटपुट. हम सबसे पहले प्राइस को पहले अपने क्या करें? देखो, तुम्हारे सामने दो अलग अलग सिचुएशन, तीन अलग अलग सिचुएशन है. सबसे पहले क्या लिखा गया है? AR MR सबको सेम रखना है आपको. हम सबसे पहले ये वाला कर्व ड्रॉ करेंगे. इसमें AR और MR दोनों इक्वल है. ये स्ट्रेट लाइन आता है. वाई स्ट्रेट लाइन? बिकॉज फर्म और कंज्यूमर दोनों प्राइस टेकर है. इसका मतलब प्राइस सेम रहेगी. तुम ज्यादा क्वांटिटी बेचो या कम क्वांटिटी बेचो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्राइस सेम रहेगी. तो ये तुम्हारा पहला तो ये डायग्राम हो. इसके बाद में अपने देखो, अपने मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, पहली कंडीशन क्या लिखी है? MR और MC दोनों इक्वल होने चाहिए. तो पहली कंडीशन को पहला पूरा करेंगे अपने. तो देखो, यहां से अपने ड्रॉ करते हैं. राइट. ये क्या हो गया तुम्हारा? मार्जिनल कॉस्ट को. अब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? ऑप्टिमम आउटपुट. बराबर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. अब मुझे क्या करना है? प्रॉफिट बताना है इसके अंदर. मुझे क्या बताना है इसके अंदर? प्रॉफिट बताना है. देखना ध्यान से बराबर से मैं क्या बता रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बताने के लिए कॉस्ट को नीचे रखूंगा. ये क्या हो गया तुम्हारा? एवरेज कॉस्ट का हो. बराबर नहीं? अब ये लाइन पे आप धीमे 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 यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली ये लेवल पे
राइट। ये तुम्हारी कॉस्ट है। कॉस्ट को इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिखता हूँ एस। और ये जो लिखा हुआ है इसको आर लिखा हुआ है, ये क्यू है। बराबर। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो देखो, पहले ए आर कितना है, ए आर इज इक्वल टू क्यू एम है, क्यू एम ए आर है। बराबर। और जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना है, आर एम। एवरेज कॉस्ट कितना है, आर एम है। तो इसका मतलब तुम्हारी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एसी से। ए आर क्यू एम और एसी कितना, आर एम। ए आर क्यू एम और एसी कितना, आर एम। तो डिफरेंस कितना हुआ, जो तुम्हारा क्यू आर डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस तुम्हारा प्रॉफिट है। पर ये प्रॉफिट पर यूनिट है, एक यूनिट का। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है, तो टोटल प्रॉफिट के लिए मुझे आउटपुट के साथ में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, देखो ये क्यू आर इंटू टोटल क्वांटिटी यानी ओ एम। अब इसको अगर मैं फाइंड आउट करूं तो पी क्यू आर एस मुझे दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस मेरा जो रेक्टेंगल फाइंड आउट हुआ ना, ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट रीजन। इतने लेवल के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा प्रॉफिट का मार्जिन। अब जब भी डायग्राम ड्रॉ करें ना, तो तुम सिर्फ इसी को चेंज करोगे। अब देखो, तुमने देख तो लिया ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। बस खाली ऐसे लाइन नहीं कर देनी है, मैं बताऊं क्यों। जब तुम पहले ये लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद में चलो मैंने यहाँ से शुरू किया मार्जिनल कॉस्ट का, बराबर। तो ये मार्जिनल कॉस्ट, ये एम आर हो गया, इसको ए आर भी बोल सकते हो तुम, बराबर। चलो ये तो कर लिया। अब जब तुम एवरेज कॉस्ट को नीचे ड्रॉ करो ना, तो जब भी ड्रॉ करे ना, तब जब इसका बॉटम आए ना, इसका बॉटम एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे कट होके तुरंत यहाँ से इंक्रीज करना शुरू कर देना। अगर तुमने इसको इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ ऊपर ड्रॉ करूँ और मैंने इसको नीचे जाके रखा और बाद में यहाँ से ऊपर लिया, तो ये तुम्हारा बॉटम हो गया जो कलर। जहां तुम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को कट करो ना, वो लेवल पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो है ना कट जो होता है ना, वो एग्जैक्टली एकदम बॉटम से होगा और यहाँ से इंक्रीज करना तुरंत शुरू कर देना। यहाँ तक तुम डिक्लाइन करोगे, उसके बाद में इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो डायग्राम जैसा दिखता है इतना सिंपल नहीं है। राइट। ये पहला डायग्राम हुआ। अब देखो दूसरा जो है ना, उसके अंदर अपने सिचुएशन को खाली चेंज करेंगे। देखो सेम अपने डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन एक सिचुएशन को मैं चेंज करता हूँ जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपने को जाना है। तो देखिए ये ए आर और एम आर इक्वल है, तो पी है इसलिए प्राइस लिखेंगे यहाँ पे। अब अपने ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू है ना वही कॉस्ट हो, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों सेम रखने। तो देखो एवरेज कॉस्ट में ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ से सीधा ऊपर चालू कर दी, ये एवरेज कॉस्ट का हो गया। राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं, क्यू एम। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम एसी बात करो, एवरेज कॉस्ट कितनी है तो क्यू एम, एवरेज रेवेन्यू कितना है तो वो भी क्यू एम। तो मतलब प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं, बराबर क्या नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं। अब जो तीसरा डायग्राम तुम देखोगे ना, जो सेंटर वाला है एक्चुअली, जो सेंटर वाले डायग्राम में तुमने एक और चीज को देखा है। डायग्राम अपने इस तरह के दो दो ड्रॉ किए यहाँ पे, उसमें तीन है। ये थर्ड वाला कब कहाँ से आया, ये थर्ड वाला है वो कहाँ से आया, देखो मैं बताऊँ कैसे। इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ये जरूरी क्यों है, पहले ने हम डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हम ये बताते थे कि इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है। तो उसमें अपने ने एवरेज कॉस्ट का को खास ध्यान में रखते थे, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट को लॉस के बाद में ध्यान में रखते थे। तो देखो जब ड्रॉ करें ना अपने, तो पहले नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर लेना।
ये तो आपने ड्रॉ कर लिया, इक्विलिब्रियम भी आ गया। अब ये रेवेन्यू है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको कॉस्ट बढ़ानी है, बढ़ानी है मतलब रेवेन्यू से ऊपर लानी पड़ेगी, ऊपर लानी पड़ेगी मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से बॉटम और इसके बाद में इंक्रीज करना शुरू कर देना। अब बुक के अंदर ज्यादा अच्छा ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि ये क्यूब क्वांटिटी। अब है ना, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये ऊपर ले जाता हूँ। अब इन दोनों के बीच में, ये और ये लेवल के बीच में मुझे ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको टच भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं, थोड़ा ऊपर रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, खाली ड्रॉ करना है एबीसी। पर एबीसी कहाँ ड्रॉ किया जाएगा, देखो ये जिस तरह से ड्रॉ किया ना वैसे ही ड्रॉ किया जाएगा, इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, थोड़ी गैप यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए, बीच में बढ़नी चाहिए, बराबर। और याद रखो कभी भी इसको कट नहीं करेगा, ना यहाँ से ऊपर कट करेगा। मतलब तुम अगर एवरेज कॉस्ट का वैसा ड्रॉ करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से अपने ड्रॉ कर सकते हो, देखो समझे। बिल्कुल टच भी नहीं करना है, थोड़ी तो गैप दोनों के बीच में होनी चाहिए। ऐसा एवरेज ये किस में आएगा, खाली लॉस वाले में, यानी सब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर है ये डायग्राम आएगा, बाकी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंपल, कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ये तुम्हारी कॉस्ट है, तो ये तुम्हारा रेवेन्यू है। तो यहाँ पे अपने लिए कॉस्ट है आर एम या एस। तो हम क्या करें, देखो एवरेज कॉस्ट है तुम्हारे लिए आर एम, एवरेज रेवेन्यू है तुम्हारे लिए क्यू एम। तो लॉस कितना हुआ, आर क्यू जो है यानी क्यू आर जो है तुम्हारा लॉस हुआ पर यूनिट। तो अगर मुझे पूरा लॉस का रीजन, टोटल लॉस कितना हुआ ढूंढना है, तो मैं आर क्यू को ओ एम के साथ में मल्टीप्लाई करूं, यानी ओ एम इंटू आर क्यू। तो पूरा रीजन आएगा पी क्यू आर एस, इन्होंने वन 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 ऐसा लिखा, पी वन क्यू वन आर वन एस वन ऐसा ही लिखा है ना, राइट। सबको अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह से लिखा गया। समझ में आ गया। ये तीन डायग्राम, पहले डायग्राम में क्या था, पहले डायग्राम में अपने कॉस्ट को नीचे रखेंगे, ये लाइन से कॉस्ट को नीचे रखो, एवरेज कॉस्ट को। उसके बाद में दूसरे में उसी के ऊपर रखो, और तीसरे में उसके ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाना इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो अगर कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम हो तो लॉस बता रहा है, और अगर रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट बता। लेकिन दोनों जब इक्वल हो जाए तो अपने लिए क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। अब सवाल, ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम था और ये फर्म का, और क्या लिखा था, आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन, यानी जो सेम कॉस्ट कंडीशन हो ना उसी के अंदर अपने को ये बताना है। तो अब इसमें आप आगे देखें, लॉन्ग रन के अंदर अपने देखें, तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड इन विच जनरल प्राइस लेवल इज मेनली अफेक्टेड बाय, अंडरलाइन करो मोस्ट इंपोर्टेंट, बाय सप्लाई फैक्टर्स। डिमांड अफेक्ट नहीं करेगी, शॉर्ट रन में डिमांड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सप्लाई चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में खाली डिमांड चेंज होगी, तुमको एकदम सुबह में ख्याल आया कि आज मुझे ये चीज खरीदनी है, तो यू कैन डिमांड, बट उसको तो थोड़ा पता है कि आज तुमको ख्याल तो प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, तो यू कैन नॉट चेंज सप्लाई ओवरनाइट, एक झटके में सप्लाई चेंज नहीं होती। लेकिन लॉन्ग रन का टाइम पीरियड इतना लंबा टाइम पीरियड होता है ना कि तुम सारे एडजस्टमेंट सप्लाई के अंदर कर सकते हो। तो सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात। अब तो दिस इज बिकॉज ऑफ आइदर एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इनटू द मार्केट और एग्जिट of existing firm due to loss. In the long run, firm gets equilibrium at that level, जहां पे सेम है अपने आगे देखा ना, एम आर इजिकल टू एम सी, तो यहाँ पे एल एम आर इजिकल टू एल एम सी लिखा है, यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। और वैसा ही एल एम सी कट्स एल एम आर फ्रॉम बिलो, बराबर। अब तुमने देख लिया सामने वाला डायग्राम, और सामने वाला डायग्राम जो मैंने यहाँ पे दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वैसा है, बट स्टिल मैं बोलता हूँ अलग है। क्योंकि अगर तुम एक ही डायग्राम के अंदर देखो, तुमने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा ड्रॉ किया, इसमें शॉर्ट रन में, तो जब तुम लॉन्ग रन ड्रॉ करो ना तो थोड़ा प्रोनाउंस ड्रॉ करो, वाइड ड्रॉ करो, बराबर ना। पिछले सेमेस्टर में ये था कि लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा क्या होता है, ज्यादा फ्लैटर होता है, ज्यादा फ्लैट होता है, और शॉर्ट रन के अंदर स्टीपर होता है। तो इसका मतलब ये जैसे ड्रॉ करो ना, इससे थोड़ा वाइड ये ड्रॉ करना है, ये दिखना चाहिए डायग्राम के अंदर तुम्हारे, क्योंकि एक साथ में एक ही क्वेश्चन में शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों आते हैं। तो जब अगर शॉर्ट रन ड्रॉ करो ना तो शॉर्ट रन थोड़ा
नैरो ड्रॉ करेंगे, लेकिन जब अपने लॉन्ग रन ड्रॉ करेंगे तो लॉन्ग रन के वक्त अपने क्या करेंगे, उसको थोड़ा वाइड करेंगे, ये याद रखना है। इफ प्राइस हैपेंस टू बी ओपी, यहाँ पे प्राइस कितनी है ओपी, तो फर्म यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है अर्न करेगी। लॉन्ग रन के अंदर ना प्रॉफिट हो सकता है ना लॉस हो सकता है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉसेज होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो नई फर्म से आएगी, सेटल हो जाएगा, लॉस होगा तो कुछ चली जाएगी वापस सेटल हो जाएगा। तो लॉन्ग रन के अंदर हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस चलता है। अब तुमको दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन तुमको सेम लगेगा कि दो अलग अलग क्वेश्चन क्यों पूछे, एक वर्ड अलग है, देखो खाली, देखो कौन सा वर्ड अलग है मुझे बोलो। एक ऐड किया गया है खाली के इंडस्ट्री, बराबर ने, तो इसी सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है। मैंने कल आपको बोला था कि मैं तुमको ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, कि मैं अगर एक दिन में ऐसा बोलता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये एक ही याद करना है जो मैंने अभी समझाया वो, बाकी ये ना एडजस्टमेंट करके तुरंत समझ में, अभी डायग्राम जिसको समझ में आ जाए ना उसको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं। एक बार खाली रीड करो, पहले क्या दो कंडीशन, एम आर इजिकल टू एम सी होना चाहिए, और जो मार्जिनल कॉस्ट का है वो एम आर को नीचे से फ्रॉम बिलो कट करना चाहिए, ये दो कंडीशन लिख दो। उसके बाद में तीन कंडीशन समझानी है कि जहाँ पे ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, फिर दूसरे में ए आर इजिकल टू ए सी, और तीसरे में ए आर इज लेस देन ए सी। फिर उसके बाद में जब लॉन्ग रन की बात आए तो लॉन्ग रन के अंदर सेम दूसरा डायग्राम वापस रिपीट कर दो, और उसको क्या करेंगे ज्यादा फ्लैटर ड्रॉ करेंगे, बस ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा याद हो गया। अब इसके बाद देखो, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन इंडस्ट्री ड्यूरिंग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन। Perfect competition, Wabi's shape, is a situation in which there are large number of sellers and large number of buyers. और प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के। अब ईच फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम जब एमआर और एमसी इक्वल हो जाते हैं और एमसी कट्स एमआर को फ्रॉम बिलो एंटायर इंडस्ट्री। अब आया देखो, जब आपके, ध्यान देना, शॉर्ट रन इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड लॉन्ग रन इज अ फुल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ऊपर से क्या मतलब बनना समझ में आया, इसका मतलब क्या, देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या कुछ फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बट इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या एंट्री एग्जिट चालू होगी, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा, बराबर है शॉर्ट रन के अंदर। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, इंडस्ट्री भी स्टेबल हो जाएगी। तो अगर फुल इक्विलिब्रियम चाहिए तो दोनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, फॉर्म भी और इंडस्ट्री भी। लेकिन अगर फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो इंडस्ट्री ना हो तो इसको अपने क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलेंगे। इसीलिए आपने क्या देखा था कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि वो शॉर्ट रन का होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा लॉन्ग रन का होता है, इसलिए वो कंप्लीट या तो फुल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे एंटायर इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन नंबर ऑफ फर्म्स टेंड्स टू रिमेन सेम। अंडरलाइन करो, जब फर्म सेम रहेगी तब। ये कब पॉसिबल होगा, जब ए आर इज इक्वल टू ए सी हो जाए, और इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू एम सी तो होगा, लेकिन उस वक्त ए आर इज इक्वल टू ए सी और परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसलिए चारों चार चीजें सेम, ए आर एम आर एम सी ए सी सब सेम, एक कट लेवल पे सब कुछ सब मिले। तो नाउ द फुल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल व्हेन ईच फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम एंड इंडस्ट्री इटसेल्फ इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। बोला ना मैंने कि सब इक्विलिब्रियम में हो, फॉर्म एंड इंडस्ट्री बोथ। नाउ शॉर्ट रन की बात करें, तो शॉर्ट रन इज अ सिचुएशन इन विच द जनरल प्राइस लेवल इज मेनली अफेक्टेड बाय demand factors. However, the size of profit depends upon the level of price. Further, price may be greater than AC indicating supernormal profit, यानी AR is greater than AC, or equal to AC indicating just normal profit, यानी AR is equal to AC, no profit no loss, और लेस देन ये आगे जो बताया वही सेम है, बिल्कुल फर्क नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको एक ही डायग्राम के अंदर तीनों चीज बतानी है, एक ही डायग्राम में ये तीनों दिन सिचुएशन एक ही डायग्राम में आपको बताना है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, वैसा ही अपने को ड्रॉ करना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे।
अब पहले अपने ए आर नहीं ड्रॉ करेंगे, एम आर नहीं ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। हम सबसे पहले एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे। इसका बिलो पॉइंट ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है। अब अगर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो मैं ये ए आर इज इक्वल टू एम आर हो गया। देखो नो प्रॉफिट नो लॉस सेम है। अब मैं अगर रेवेन्यू के ऊपर ले जाऊं, यानी ये लाइन को ऊपर ले जाऊं, यानी यहाँ पे तो प्रॉफिट है। लेकिन इसी लाइन को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो लॉस है। एक साथ में एक ही डायग्राम में तीनों सिचुएशन। अब इसमें जैसे लिखा है ना वैसे मैं आपको बताऊं। पहले में इन्होंने ए आर इज इक्वल टू एम आर लिखा है, दूसरे में ए आर टू और यहाँ पे वन वन लिखा है। मैं पहले इसको नंबरिंग दे देता हूँ। देखो अब मैं पहले ये बताऊं तुमको, ये देखो ये प्रॉफिट कैसे है। पहले तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ होता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं, तो ये यहाँ पे होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे हो रहे हैं दोनों इक्वल, तो अपने इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ किया। ये तुम्हारा आउटपुट ओएम लेवल, ये क्यू समझ लो पूरा। ओके। अब यहाँ पे देखो ये लाइन, इसमें यहाँ ए, यहाँ पे पी रखो, तो पी क्यू और यहाँ पे आर रखो। पी क्यू आर एस जो आया ना वो क्या हो गया तुम्हारा, ये प्रॉफिट रीजन। ये इतना तुम्हारा प्रॉफिट रीजन हो गया इसमें, बराबर। अब दूसरे की बात करें, यानी ए आर वन एम आर वन, इसमें दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करते हैं। अब इस लेवल के ऊपर अपने देखें कि कॉस्ट कहाँ जा रही है, तो एवरेज कॉस्ट तो यहाँ आ रही है, बराबर। तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉस का हिस्सा हो गया। और तीसरा ए आर टू इज इक्वल टू एम आर टू में तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इसमें कोई रीजन नहीं आएगा, कोई रेक्टेंगल नहीं आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन अपने को शो कर देने की। अब इसी चीज को आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ो। देखो एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है। देखिए यहाँ पे वी हैव ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो इसमें Q इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो Q दिख रहा है वो तुम्हारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट। अब अगर Q इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये Q इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और Q इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अपने देख सकते हैं कि जो QM है वो तुम्हारा रेवेन्यू है इतना, और उसके सामने जो RM है वो तुम्हारी कॉस्ट है, बराबर। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी QR डिफरेंस है ना, वो QR डिफरेंस तुम्हारा प्रॉफिट है। तो अपने पूरा प्रॉफिट रीजन अगर देखे तो PQRS तुम्हारा प्रॉफिट रीजन हो गया, पूरा प्रॉफिट रीजन तुम्हारा PQRS हो गया। यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि QM इज ग्रेटर देन RM, यानी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला हो गया। तो PQRS पूरा एरिया तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हो गया। ये आगे भी अपने एग्जैक्टली सेम देखा पर अलग अलग डायग्राम में देखा था। अब OP1 की बात करें, प्राइस दूसरी OP1। OP1 में अपने Q1 के ऊपर, सॉरी इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, Q1 के ऊपर आता है। लेकिन Q1M1 वो तुम्हारा रेवेन्यू है, लेकिन R1M1 वो तुम्हारी कॉस्ट है, बराबर। AR1 कितना है QM1, और AC1 कितना है RM1, R1M1 समझना। तो ये दोनों में भी अपने क्या देख सकते हैं कि कॉस्ट ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू कम है, तो इसलिए हमको लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, P1 Q1 R1 S1, P1 Q1 R1 S1, ये तुम्हारा लॉस हुआ, बराबर नहीं। अब ये बात समझो, पहले में और दूसरे में। अब मैं समझा रहा हूं, पहले में प्रॉफिट था तो इंडस्ट्री यहाँ पे फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि फॉर्म का तो MR MC इक्वल हो गया,
तो फर्म इक्विलिब्रियम, लेकिन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना वो एट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो कुछ फर्म्स ये देख के इसके अंदर एंटर होगी कि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए नई फर्म्स आती रहेगी। तो इसका मतलब इंडस्ट्री अभी फुल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम कब होगा इंडस्ट्री में? जब सारी की सारी फर्म स्टेबल हो जाए, ना आए ना जाए, तो खाली इक्विलिब्रियम बनता है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो भी फर्म इक्विलिब्रियम में, लेकिन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरी बात, अगर लॉस हुआ, जो अपने P1 Q1 R1 S1 में देखा लॉस, ये अगर लॉस हुआ तो लॉस के वक्त भी है ना फर्म इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि फर्म का MR MC इक्वल हो जाता है, मतलब फर्म तो इक्विलिब्रियम में आ गई। लेकिन कुछ फर्म जिसको लॉस बर्दाश्त नहीं होता ने, वो फर्म इंडस्ट्री छोड़ के जाती रहेगी, यानी धीमे धीमे एग्जिट चालू होगा कुछ फर्म्स का। तो इसका मतलब इंडस्ट्री अभी स्टेबिलिटी पे नहीं है, इंडस्ट्री अभी भी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में, लेकिन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन हम बात करें किसकी? लास्ट वाले की, जिसमें हमने देखा कि AR और AC दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है? जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट होने तो यहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं होगी, कोई एग्जिट भी नहीं होगा। तो ये पॉसिबल इक्विलिब्रियम दोनों का है, फर्म का भी और इंडस्ट्री का भी। तो खाली एक ही सिचुएशन में जहां पे आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो ने, वहीं पे फर्म और इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन दिस सिचुएशन इज अटेन ओनली बाय एक्सीडेंट, ये कभी होता ही नहीं है कोई भी जगह पे। इसके पीछे का कारण क्या? कि कभी ना कभी कोई ना कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई फर्म आती और जाती रहती है। तो इसका मतलब कोई भी फर्म ऐसा सोचेगी कि मैं कोई भी प्रॉफिट भी ना करूं और कोई भी लॉस ना करूं। प्रॉफिट के बिना तो कोई फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं होगा ना। तो अगर प्रॉफिट कमाएगी तो कुछ नई फर्म्स आएगी, जैसे ही नई फर्म आएगी तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, वापस कुछ लॉस में चली जाएगी, कुछ वापस जाएगी। तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन खाली एक्सीडेंटल है, राइट। अब लॉन्ग रन अगर सोचना है, तो लॉन्ग रन इज द पीरियड इन विच जनरल प्राइस लेवल इज मेनली अफेक्टेड बाय सप्लाई फैक्टर्स, ये भी आगे देखा वही है। और इसी के कारण this is because of either entry of new firms into market or exit of existing firm due to loss. So in the long run, firm gets equilibrium at that level where LMC is equal to LMR and LMC cuts LMR from below. तो if price happens to be OP, अगर प्राइस कितनी हो जाए? OP हो जाए, तो every firm earns super normal profit worth area PQRS। कितना PQRS? इतना जो आगे समझाया वही। और अगर प्राइस OP1 हो जाए तो लॉस होगा, वो कितना होगा? P1 Q1 R1 S1। लेकिन अगर प्राइस OP2 हो जाए तो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए। तो इसमें याद रखना कि फर्म और इंडस्ट्री, अकेली फर्म की बात करें ना, तो फर्म के अंदर क्या देखा था? एक डायग्राम लॉन्ग रन में देखो, पेज नंबर 3 पे देखना, ओनली वन डायग्राम है लॉन्ग रन में। फर्म हो ना तो खाली एक डायग्राम, यहाँ पे इंडस्ट्री में एक ही डायग्राम के अंदर तीनों तीन सिचुएशन वापस रिपीट करने की। लेकिन डायग्राम दो ड्रॉ करने के, ध्यान दो मेरी बात पे, डायग्राम आपको दो ड्रॉ करने की। उसके पीछे का कारण क्या? कि अगर तुम शॉर्ट रन ड्रॉ करोगे तो नैरो ड्रॉ करोगे, लॉन्ग रन में फ्लैटर बताने का। इसलिए दो डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये क्वेश्चन को पूरा करना है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100%। क्योंकि 10 पेज का ये यूनिट है, 10 नहीं 9 पेज का यूनिट है। पहले पेज पे तो इंडेक्स है, बराबर। 9 पेज का ये यूनिट है, उसमें 4 टॉपिक है, इसमें से 2 टॉपिक मैं आपको अभी बोलता हूँ, पहला और दूसरा। ये कंपल्सरीली आपको याद करना है। और जो किंग डिमांड कर्व है ना, वो तुम 2.5 मार्क्स के लिए कुछ चीजें, ग्रुप इक्विलिब्रियम और किंग डिमांड कर्व, ये अड़ी मार्क के लिए 2 क्वेश्चन करोगे। सेम टू सेम इसी तरह से थर्ड फोर्थ यूनिट है ना, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे ऐसे ही, बराबर। Now conclusion, during the short period of time, all the firms are getting equilibrium, but industry's equilibrium is not possible due because not all firms are getting normal profit. So numbers of firms are changing. However, during the long period of time, all the firms are getting just normal profit. So industry's equilibrium long run में possible है, short run में possible नहीं। Okay? अब आता है दूसरा टॉपिक, मोनोपोली। Now what is monopoly and discuss the features of monopoly। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में अपने एक्सप्लेनेशन देखे
एक्सप्लेनेशन में 3 डायग्राम, और 3 डायग्राम के बाद में तुम्हारा टॉपिक खत्म। और तीनों 3 डायग्राम भी इतने ही सिंपल है। देखो मैं बताऊं पहले, definition of monopoly. Monopoly is that form of market in which number 1 सिंगल प्रोड्यूसर सप्लाई को कंट्रोल करता है, डिमांड को नहीं। समझे? अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को कंट्रोल करेगा तो डिमांड को नहीं कर पाएगा, डिमांड को कंट्रोल करेगा तो सप्लाई को नहीं कर पाएगा। ये आगे अपने पढ़ेंगे अभी। विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके जैसी कोई मार्केट में चीज अवेलेबल नहीं है। मोनो का मतलब सिंगल होता है, पॉली का मतलब सेलर। इट मींस सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर कंट्रोल्स सप्लाई। अब फीचर्स की बात करें तो सिंगल प्रोड्यूसर, देयर मस्ट बी सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर। सच सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर मे बी इंडिविजुअल ओनर और ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर और द स्टेट। यानी कौन हो सकता है? एक इंसान भी हो सकता है, पार्टनरशिप की फर्म भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, प्रोड्यूसर कुछ लोग मिलके भी काम कर सकते हैं, और स्टेट यानी गवर्नमेंट भी हो सकता है, जैसे इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट चलाती है उसको। When there is a single producer or seller, it is a single firm. इसका मतलब वन फर्म इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। उसको क्या बोलेंगे? वन फर्म इंडस्ट्री which constitute the whole industry. Therefore, in a monopoly, there is no distinction between a firm and industry. जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जैसे इंडियन रेलवे फर्म एक है लेकिन पूरी इंडस्ट्री भी एक ही है। अब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके जैसा एग्जैक्टली कोई नहीं है। फार सब्स्टिट्यूट में भी अवेलेबल, जैसे ट्रेन में टिकट ना अवेलेबल, बस से चले जाए, फ्लाइट से चले जाए, ये अवेलेबल है, लेकिन फार सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं बोलेंगे इसको। उसका राइवल नहीं होता मार्केट में। सेकंड लाइन में उसको अंडरलाइन करो, देयर आर नो राइवल्स ऑफ मोनोपोलिस्ट। फॉर एग्जांपल, द रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सो क्रॉस इलास्टिसिटी इज आइदर जीरो और नेगेटिव। नाउ प्राइस मेकर, a monopolist is a price maker who has highest control over the price, but there are two important considerations. इसमें दो अलग अलग बातें होती है। If he fixes the higher price, he cannot get larger volume of sales. In such case, he has no control over the output. बताया ना मैंने कि अगर वो प्राइस ज्यादा चाहता है तो आउटपुट वो कम बेच पाएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सबको गरज है इसलिए मेरे पास आए, क्योंकि गरज भी हो ना तो भी इंसान प्राइस तो देखेगा ना। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो अपनी जो डिमांड है ना उसको शायद कम भी कर दे। तो आप डिमांड पे, अगर प्राइस पे कंट्रोल रखोगे तो डिमांड पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा वॉल्यूम बेचना है तो आपको प्राइस कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। यानी आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो या तो वॉल्यूम को, दो में से कोई एक को, दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस मेकर में, समझ लेना। आगे में क्या देखा था? प्राइस टेकर, यानी जो मार्केट डिसाइड करता है वो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने प्राइस मेकर बोलते हैं। इसका मतलब हम खुद प्राइस बनाते हैं। अब रेवेन्यू कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स में एआर कर्व भी डाउनवर्ड फॉलिंग और एमआर कर्व भी डाउनवर्ड फॉलिंग, दोनों डाउनवर्ड फॉलिंग। क्या, क्यों डाउनवर्ड फॉलिंग? क्योंकि जितना ज्यादा बेचना है ना उतनी प्राइस कम करती जानी पड़ेगी। तो इन केस यू वांट टू सेल मोर तो आपको प्राइस पे अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब प्राइस रिड्यूस होती जाएगी, तो इसलिए एआर कम होता जाएगा। अब उसके बाद में कॉस्ट कर्व की बात करें तो कॉस्ट कर्व दोनों ही यू शेप्ड होता है, लेकिन सेवरल केसेस के अंदर फॉलिंग, राइजिंग, कांस्टेंट और जीरो कॉस्ट कंडीशन भी हो सकती है। ये अपने इसी को समझना है। पहले हम यू शेप वाले डायग्राम को भी समझाते थे, ओमिट, अब नहीं है वो। नाउ नो कंपटीशन, सिंगल सेलर ऑपरेट्स द होल मार्केट, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। और इसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या है कि पूरे मार्केट में अकेला एक ही इंसान है, तो किस लिए एडवर्टाइज करे? ज्यादा बेचने के लिए। क्यों करे? क्योंकि कोई भी आएगा तो उसी के पास आएगा ना। एंड नो फ्री एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई नया आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आएगा तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इसलिए। नाउ एक्सप्लेन द मोनोपोली इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस। राइट फ्रॉम क्वेश्चन 1 लिखा है डेफिनेशन, फर्स्ट 2 कंडीशन। मैं बोलता हूँ पहला क्वेश्चन पूरा रिपीट करना है, उसके बाद में अपने ये स्टार्ट करना है। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला, सेकंड क्वेश्चन में भी बोला था कि आपके लिए कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेम रहेगी। पहली कंडीशन क्या लिखी? एम आर इज इक्वल टू एम सी। इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो। Monopoly equilibrium can be studied under different cost conditions such as falling cost conditions, constant cost conditions, rising cost condition and zero cost condition.
यानी कितनी कंडीशंस हो गई तुम्हारे लिए, 4 अलग अलग कंडीशंस है। अपने जीरो कॉस्ट कंडीशन भी देखेंगे। और अब अगर आपको बताओ ना ये डायग्राम ड्रॉ करना, तुमको लगेगा कैसी आड़ी टेढ़ी लाइन की है, बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। मैं आपको बताऊं, देखो डायग्राम से पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे। फर्स्ट डायग्राम, देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये एवरेज रेवेन्यू। एक्चुअली हमें ये और ये गैप को सेम रखा था पहले, पर अब चलता है सब कुछ, कोई जरूरत नहीं। अब अपने क्या करेंगे, पहले फॉलिंग कॉस्ट कंडीशन यानी डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, कॉस्ट कम होती है तो कॉस्ट है हमेशा नीचे रखनी है। और हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन एक बात समझो, मोनोपोली में ये सबसे बड़ी बेवकूफी है कि एक तो पूरे बाजार में तुम्हारी अकेली दुकान, और फिर तुम ऐसा बोलो कि मुझे लॉस हो रहा है। यानी मोनोपोली में सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं। मोनोपोली में क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। यानी इसमें अपने कंडीशन कॉस्ट की कितनी भी अलग अलग हो, लेकिन हर सिचुएशन में अपने प्रॉफिट दिखाने का है, राइट। तो अब देखो पहले एमआर और एमसी इक्वल कहाँ होते हैं, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा, ये रहा, राइट। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैं क्या करूं, इसको एक्सटेंड करूं, कहां तक एक्सटेंड करूंगा, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों तक। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऊपर रहेगा, इसको अपने क्या लिखा गया है, प्राइस लिखा गया है पी, राइट। और जो कॉस्ट है ना एवरेज कॉस्ट, उसकी लाइन को अपने यहाँ लिखेंगे सी, और ये तुम्हारा एफ। और ये जो यहाँ पे बताया गया है, आई थिंक यहाँ पे क्यू लिखा है, ऊपर ए लिखा है, सॉरी यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे लिखा है एफ। अब देख सकते हो तुम यहाँ पे कि ए आर कितना है, ए आर देखो इक्विलिब्रियम तो आ गया, ये कहाँ पे आ गया, ई के ऊपर इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन ए आर कितना है, ए आर यानी ये वाला, तो ए और यहाँ एम है नीचे कि क्यू है, क्यू लिखा है, तो ए क्यू जो है ना वो तुम्हारा ए आर है। और एवरेज कॉस्ट कितनी है, एफ क्यू, बराबर। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, एफ तुम्हारा प्रॉफिट हुआ पर यूनिट। अब मैं कितना आउटपुट बेच रहा हूँ, ओ क्यू आउटपुट बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा पूरा प्रॉफिट रीजन सी एफ ए पी या तो पी ए एफ सी, ये मेरा पूरा प्रॉफिट रीजन हो गया, इतना प्रॉफिट कमाए। पर कॉस्ट कंडीशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कॉस्ट कंडीशन नीचे की तरफ आ रही है। अब दूसरे डायग्राम में आपको क्या बताना है, कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, यानी पहले एमआर और एआर तो अपने ड्रॉ कर लेने का जैसा था वैसा ही। अब मैं यहाँ पे कॉस्ट को सेम रखूंगा, कॉस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यानी यहाँ पे आप एसी और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम रखो। अब पहले अपने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ कट होते हैं, यहाँ पे, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसको एक्सटेंड करो कहाँ तक, एसी तो यहाँ पे है लेकिन ए आर तक एक्सटेंड करो, तो ये पी, ये ए, ये ई और यहाँ पे आएगा सी कॉस्ट, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट रीजन आ गया। समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या है क्यू, कैसे किया आपने, ये एम आर, अंदर एम आर होता है बाहर ए आर होता है, स्ट्रेट लाइन करो, इसका मतलब कांस्टेंट कॉस्ट, कॉस्ट बदलती नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन किया। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, यानी एम आर और एमसी कौन सी जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, ई के ऊपर इंटरसेक्ट, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आए ना, उसके बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, ए आर तक, क्योंकि एसी तो यहाँ पे है, तो एसी तक एक्सटेंड करने की बात नहीं आती, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, ए आर तक, तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा ए ई जितना प्रॉफिट मिलेगा। नाउ पी ए ई सी ये जो है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ना वो मार्जिन हो गया प्रॉफिट का, यानी ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, प्रॉफिट का रेक्टेंगल, राइट। अब
मैं इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन बता रहा हूं। देखो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में ये तुम्हारा एमआर और ये एआर। ओके, अब अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट करता हूं ना, तो मार्जिनल कॉस्ट अंदर की साइड में जाएगी और एवरेज कॉस्ट ऐसे। अब पहला क्या कंडीशन, एमआर और एमसी दोनों इक्वल कहां पे होते हैं, ये तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसको अपने यहाँ पे बता दे कि ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड करूंगा कहां तक, देखो ये कॉस्ट तो आ गया, एसी तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सी लिख सकता हूँ, और इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे पी लिख सकता हूँ, या ए और यहाँ ए। तो इसमें प्रॉफिट देखो इतना प्रॉफिट हो गया। पहली कंडीशन कौन सी थी, पहली कंडीशन में डिक्रीजिंग कॉस्ट, तो दोनों डायग्राम नीचे की तरफ आएंगे कॉस्ट के। तीनों डायग्राम के अंदर हमने एमआर और एआर को सेम ड्रॉ किया है। हमने रेवेन्यू को चेंज नहीं करना है, हमको किसको चेंज करना है, हमको सिर्फ कॉस्ट को चेंज करना है। और कॉस्ट चेंज में पहली कॉस्ट कंडीशन कौन सी है, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इसलिए दोनों डायग्राम नीचे की तरफ आए, एमआर एआर नीचे की तरफ, और जो एमसी और एसी है ना वो भी नीचे की तरफ। यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन को यूज किया, और यहाँ पे इंक्रीजिंग है इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ डायग्राम हमने ड्रॉ किया। राइट, तीनों दिन में प्रॉफिट होगा। लेकिन एक और कंडीशन भी है जिसमें लिखा है जीरो कॉस्ट कंडीशन। जीरो कॉस्ट यानी कोई मुफ्त की चीज बेच रहे हो, जो मार्केट में बेच तो रहे हो आपने, लेकिन मिलती बाजार में, यानी हमको उसको खरीदने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता प्रोड्यूसर को। जैसे जमीन में से कोई चीज निकलती हो तो नेचुरली अवेलेबल है, बराबर, रास्ते पे जा रहे हैं और अपने देखते हैं यहाँ पे वो ताड़ फली बेचने के लिए बैठते हैं रास्ते पे, तो वो लोग कोई उगाते नहीं है, वो इधर उधर जंगलों में से तोड़ के चले आते हैं, तो इनके लिए कॉस्ट जीरो है, उनके लिए कॉस्ट क्या है, जीरो है, पर फिर भी प्रॉफिट तो है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे तुम तीसरा वाला डायग्राम देखोगे ना, तो थर्ड वाला डायग्राम इटसेल्फ बहुत ईजी है, फोर्थ वाला डायग्राम सॉरी, लास्ट वाला मोनोपोलिक इक्विलिब्रियम अंडर जीरो कॉस्ट कंडीशन। इन जीरो कॉस्ट एसी एंड एमसी डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ एवरेज कॉस्ट भी नहीं होगा, मार्जिनल कॉस्ट भी। कैसे होगा, क्योंकि कॉस्ट है ही नहीं, इसलिए ये होता ही नहीं। सो देख को इनसाइड विद एक्स एक्सिस, ये कहा को इनसाइड यानी एक्स एक्सिस के ऊपर चले जाएंगे। एक्स एक्सिस का मतलब जीरो कॉस्ट, बराबर, इसीलिए मैंने एमआर को एक्सटेंड किया, देखो कट किया है, एमआर को हमको एक्सटेंड करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस के को कट, इसमें किसी में भी कट नहीं किया, लेकिन इसमें अपने को कट कराना है इसको। और अगर मैं इसको कट कराता हूं तो टोटल रेवेन्यू कितना है, ओ पी ए क्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट तो जीरो है, तो टोटल तुम्हारा प्रॉफिट भी कितना आएगा, ओपेक जितना जाएगा, ओ पी ए क्यू जितना जाएगा। तो इसका मतलब जितनी रेवेन्यू ना उतनी तुम्हारी टोटल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कब, जीरो कॉस्ट कंडीशन में। तो चार कॉस्ट कंडीशन, पूरा क्वेश्चन याद कैसे रखेंगे, पहले कंडीशन लिखो कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, और एम आर कट्स एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ये दो कंडीशन पहले लिखो। पहली कंडीशन कौन सी, डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन यानी फॉलिंग कॉस्ट, तो इसके लिए अपने पहला डायग्राम जो यूज किया वैसा, तीनों दिन डायग्राम में प्रॉफिट जाएगा। तुम किसी भी तरह से ड्रॉ करो, तुम्हारा विदाउट इंटेंशन आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर इसको लॉस करना चाहते तो भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है नहीं, सिवाय कि तुम क्या करो, जानबूझ के एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से ऊपर ले जाओ, जो मोनोपोली के अंदर पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया आगे। राइट, और अपने को क्या करना है, पहले दोनों चारों चार डायग्राम नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन हम हमेशा ड्रॉ करेंगे एवरेज कॉस्ट को ज्यादा फ्लैटर, एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा फ्लैट ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा फ्लैट क्या किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ किया जाएगा। और हमेशा याद रखना एम आर एम सी पहले इक्वल करो, वहाँ ई लिखो, उसके बाद में उसको एक्सटेंड करो सी और आर तक, और उसी को अपने कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस निकाल के अपने प्रॉफिट साबित करना है उसका। राइट, क्लियर हो गया ये दोनों टॉपिक। अब बाकी के दो मंडे करेंगे, कल टेस्ट है, ये दो टॉपिक थे तुम्हारे।